channel. This is Barkha ma'am, your app tech guru. So my dear class 11th students, भाई जिसका आपको इंतजार था कि मैम पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब करने वाले हो, तो बेटा जी वो समय आ चुका है। पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 2 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। चाहे आपने क्लास 11th में CS लिया हो, IP लिया हो, IT लिया हो या AI लिया हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स अवेलेबल है। करना क्या है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है फॉर नोट्स। तो देखो भाई, क्लास 11th CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 में पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी हमने गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चैप्टर के साथ में, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, जिसके बेसिस पर हमने अभी तक ये जान लिया था कि मैम पाइथन सॉफ्टवेयर को आप कहां-कहां किन-किन तरीकों से यूज कर सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, आईडीएलई, है ना। बहुत सारे टूल्स हैं जहां से हम पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। अब जहां पर आपको पाइथन के टूल्स मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, उसी के साथ अब हम पाइथन की कोडिंग की शुरुआत करने वाले हैं विद द ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है पाइथन फंडामेंटल्स, जो आपसे आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही यदि आप कोडिंग की शुरुआत करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो उस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बिगिनर लेवल से, जीरो लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल होने वाला है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां हमने क्लास 11 CS के फर्स्ट यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया है, एज वेल एज सेकंड यूनिट की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। तो आज पढ़ने वाले हैं पाइथन फंडामेंटल, जिसमें पाइथन के बेसिक कोड्स के बारे में जानेंगे। और वो सारे कोड यदि आपने एक बार सीख लिए, समझ लिए बेसिक्स को, तो आप किसी भी तरीके का कोई सा भी कोड आराम से जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन से पाइथन फंडामेंटल्स के साथ। अब जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे गाइडो वॉन रोजम ने डेवलप किया था। इसका नाम पाइथन रखा गया था जब वो एक BBC शो देखते थे, उसमें एक कैरेक्टर था पाइथन जो उनको बहुत पसंद था। तो गाइडो वॉन रोजम अपने इस प्रोजेक्ट का नाम, इस लैंग्वेज का नाम थोड़ा मिस्टीरियस और अमेजिंग सा रखना चाहते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। इट इज नॉट अबाउट अ बिग स्नेक, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। तो ध्यान रखना है कि किसने डेवलप किया था, गाइडो वॉन रोजम ने। कब डेवलप किया था? 1990s में। तो ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इजी टू यूज, इजी टू लर्न है। इसमें लेस सिंटेक्स में आप बहुत अच्छे से कोड कर सकते हो। जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सीखना चाहता है या जब कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता है, तो इनिशियली पाइथन से अच्छी कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती है ना। तो C++, जावा के कंपैरेटिवली पाइथन वेरी मच इजी लैंग्वेज। सो पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको रन कर सकते हो, चाहे विंडोज OS हो, एप्पल OS हो, मैक OS हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ही क्यों ना हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसके कोड सपोर्ट होता है। और बहुत सारे टूल्स है जहां पे आप इनके कोड्स को रन कर सकते हो, है ना जी। तो ये बेसिक पार्ट था जो हमने समझा था। अब पाइथन में कोड करने के लिए कोडिंग की शुरुआत कहां से होती है? जब भी कोई कोड करते हो तो उस कोड में लिखने वाले हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को, हर एक चीज को क्या कहते हैं? तो बेटा जब भी आप कोड करते हो ना, तो कोड में सबसे छोटी से छोटा वर्ड या नंबर या जो भी आप यूज करोगे ना, वो कहलाएगा टोकन्स। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। क्या कहते हैं हम इसे? टोकन। ठीक है, आपने 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, आपने 1 लाइन का कोड लिखा है, जो भी कोड, जो भी प्रोग्राम लिखा है, उसमें इंडिविजुअल आपने कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट, व्हाटएवर यू राइट ना, वो कहलाता है टोकन्स। ठीक है, तो कोई भी कोड, कोई भी प्रोग्राम किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे टोकन्स से मिलकर बनता है, जिसको लेक्सिकल यूनिट भी कहा जाता है। ये MCQs में आपसे पूछते हैं। तो अब टोकन्स कितने टाइप के हो सकते हैं या किन्हें किन्हें हम टोकन्स कहते हैं? तो पाइथन का कोड मिलकर बना होता है कीवर्ड से, आइडेंटिफायर से, लिटरल से, ऑपरेटर से, पंक्चुएटर से। कोई भी कोड लिखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, आप अपने कोड में कीवर्ड्स का भी यूज करोगे, आइडेंटिफायर्स का भी यूज करोगे, लिटरल्स का भी यूज करोगे, ऑपरेटर्स का भी, पंक्चुएटर्स का भी। अब इसको कैसे समझ सकते हो? आप एकदम बिगिनर लेवल से सीख रहे हो, मैम समझ नहीं आ रही क्या होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। तो सुनो, इसको एक बेस्ट एग्जांपल से मैं बताती हूँ। आप जब बिगिनर लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का नॉलेज दिया जाता है। अब इन्हीं अल्फाबेट से मिलाकर आपको वर्ड्स सिखाए जाते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स से शुरुआत होती है, आप बड़े बड़े वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखते हो, लिखना सीखते हो, मतलब समझते हो, मीनिंग सीखते हो। फिर उन वर्ड्स को यूज करते हो सेंटेंस में, ग्रामर सीखते हो। ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको सारे वर्ड्स को सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट्स, टेंसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना आ जाता है। फिर आप एक प्रोफिशिएंसी लेवल के साथ में इंग्लिश को बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। अंडरस्टैंड? बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखा जा सकता है। ये जो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स है ना, ये बेस है। मतलब इनको आप अल्फाबेट्स या वो वर्ड्स कह सकते हो जिनको मिलाकर आप कोड बनाओगे।
जाओगे, समझ गए। चलिए तो अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक कीवर्ड्स क्या होता है मैम, तो सुनो, कीवर्ड्स का मतलब कीवर्ड्स जो मेन वर्ड्स है जो पाइथन में रिजर्व्ड है, जो पाइथन बेसिकली अपने लिए यूज करता है, जिसको आप अपने कोड में और किसी मतलब से यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब फिक्स है, इसका यूज फिक्स है। आप इस पर्टिकुलर वर्ड्स को, जो कीवर्ड्स है, उनको यदि किसी और यूज में यूज करोगे तो वो काम नहीं आएंगे, एरर आ जाएगी। बात समझ में आई। सो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वो वर्ड्स जो कि इंटरप्रेटर, अब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अच्छे से पता है, तो वो वर्ड्स जो कि सिर्फ, जिसका मतलब सिर्फ इंटरप्रेटर समझता है, जो पाइथन में पहले से फिक्स है, जिनका टास्क फिक्स है, वो बेसिकली कीवर्ड्स कहलाते हैं। दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स। इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम रिजर्व्ड, कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो पहले से पाइथन में रिजर्व्ड है। जैसे आप अपने व्हीकल में यदि आप बाइक राइड करते हो तो बाइक में पहले से ही कुछ पेट्रोल रिजर्व्ड रखते हो ना, ताकि कुछ ऐसे समय आ जाए जब पेट्रोल नहीं हो तो वो रिजर्व्ड पेट्रोल से आप अपनी बाइक को एटलीस्ट पेट्रोल पंप तक पहुंचा सकते हो, है ना जी। सो सिमिलरली यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो पाइथन ने पहले से रिजर्व कर लिए है। अब उन वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो, उन वर्ड्स को आप तभी यूज करोगे जब आपको उसका यूज करना होगा जो पाइथन में दिया होगा, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स। क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से फिक्स है? फॉल्स, असर्ट, डेल, फॉर, इन और व्हाइल, नन, ब्रेक, एलिफ, फ्रॉम, इज, pass with, true, class, else, global, lambda, res, ild and continue except if non-local written as def, finally import, not और try। ये जितने वर्ड्स है पहले 35 हुआ करते थे, आजकल 37 38 होते हैं ना। ये जितने भी वर्ड्स है ये पहले से फिक्स है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो चलो इसको देख लेते हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ पाइथन IDLE पर ना। तो पाइथन हमने डाउनलोड करना सीख लिया था, सी पाइथन पे बता रही हूँ कैसे करोगे इसको। इसके लिए कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट कर लिया हमने कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल। कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये मॉड्यूल यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब हम इसका एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, KW लिस्ट। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिंट में कीवर्ड, है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कीवर्ड डॉट लगा के लिखोगे KW लिस्ट, मतलब कीवर्ड की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरीके से लिखना है। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो देखो यहाँ पर वही सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपको दिख रही होगी। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद, इल्ट। वही सारे 37 38 कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं। ये एक कीवर्ड नाम के मॉड्यूल में पहले से ही पाइथन में डिफाइन रहते हैं। उस मॉड्यूल से आप KW लिस्ट वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे ना तो सारे कीवर्ड की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, बस ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि बेटा जी ये वर्ड्स, जैसे इंपोर्ट अभी मैंने आपके सामने यहाँ यूज किया ना, ये इंपोर्ट कीवर्ड लिखा, इंपोर्ट कीवर्ड। तो इंपोर्ट वर्ड देखो अलग से ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, तो इट शोज एज कि जो इंपोर्ट वर्ड है वो एक कीवर्ड है। यहां देखो, यहां पर भी आपको इंपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, यहां भी आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट वर्ड मिल जाएगा। अभी कहां लिखा हुआ है, दिस इज द इंपोर्ट हियर, कि ये कीवर्ड है जो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंपोर्ट को आप किसी और मतलब से यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका अपना मतलब यहां पर रिजर्व्ड है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। आपके सामने एग्जांपल है और आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है इसको रन करके भी बता दिया। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो मैम, इतना तो क्लियर हो गया कि कीवर्ड समझ में आ गए। अब जब भी आप कोड करोगे तो इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, बट इनका मतलब पहले से रिजर्व्ड। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम्स। आप कोड करते समय किसी भी पर्टिकुलर क्लास का, फंक्शन का, वेरिएबल का, किसी का भी नाम जब डिफाइन करते हो ना तो वो नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इज नेम्स गिवन टू एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस। जैसे आपकी फैमिली में बात करूं, आपकी फैमिली में आपकी मदर का कुछ नाम है, पेरेंट्स का कुछ नाम है, आपके जो फादर है उनका कुछ नाम है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके भी नाम है अपने अपने, आपका भी नाम, क्योंकि आप एक सन हो तो आपका भी कुछ नाम दिया हुआ है, आपकी सिस्टर है उसका कुछ नाम होगा। तो भाई फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, डॉटर, सन, सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं ना फैमिली में। बिल्कुल वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग में भी क्लासेस,
ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, जो भी आप डिफाइन करते हो ना कोड करते समय, उनका नाम आप डिफाइन करते हो, तो वो नाम आइडेंटिफायर्स कहलाता है, जिनसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है भाई, यू आर द सन ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपको आइडेंटिफाई किया जाता है आपके नाम से, आपके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके नाम से। बिल्कुल वैसे ही कोड में भी ना, जब कोड करोगे तो फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, इनको किसी ना किसी नाम से हम डिफाइन करते हैं। अब वो नाम क्या होना चाहिए, वो नाम जो भी लिखोगे वो आइडेंटिफायर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं इसको डिफाइन करने के। जैसे आप कोई ईमेल क्रिएट करते हो या पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो आपको ये पता होता है ना कि ईमेल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ईमेल जब भी क्रिएट करोगे अपना, तो भाई उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ स्पेस देने के लिए अंडरस्कोर का यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे यहां भी होता है, जब भी आप इनमें से कोई भी नाम डिफाइन करोगे ना, तो मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड एंड शुड हैव नो स्पेस। ठीक है, आप जब भी कोई पर्टिकुलरली आइडेंटिफायर का नाम डिफाइन करते हो, तो वो पहले तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उसको आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हो, और स्पेस नहीं दे सकते हो। यदि स्पेस देना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करते हो, और ये हमेशा स्टार्ट होता है लेटर्स से, बीच में डिजिट्स को यूज कर सकते हो, बट इट कांट स्टार्ट विथ, इट डजंट स्टार्ट विथ डिजिट। तो दिस आर दी रूल्स जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं, जो आप अपने ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करते समय ध्यान रखते हो। ठीक है जी, चलिए अब कौन कौन से करेक्ट आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं है, तो सम वैलिड आइडेंटिफायर्स और सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स दोनों मैंने यहाँ बताए हुए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, माई फाइल कैरेक्टर से स्टार्ट है इसलिए वैलिड है, ये भी कैरेक्टर से स्टार्ट है, कैरेक्टर में लिखा हुआ है इसलिए वैलिड है। ये कैरेक्टर से लिखा हुआ है लेकिन अंडरस्कोर से स्टार्ट है, तो अंडरस्कोर इज वैलिड ओनली, इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है। आप @ हैश, डॉलर, डॉट, ये कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ यूज होता है ओनली अंडरस्कोर। ठीक है जी, नाउ Z2 T0 Z9, अब यहां देखो स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टर से, बीच में नंबर्स यूज कर सकते हो लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहां देखो date _7 अंडरस्कोर इज यूज्ड हियर, सो इट इज ऑल ओके। लेकिन वही यदि आप यूज करते हो कुछ इस तरीके से 29 CLCT, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्टिंग विथ अ डिजिट, इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है जी, ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक एक होता है कीवर्ड, जैसे अभी हमने इंपोर्ट कीवर्ड देखा ना, तो वो कीवर्ड है, उसको आप एज ए नेम डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका मतलब फिक्स है। तो रिजर्व्ड वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। ठीक है, और वही माई डॉट लगा के फाइल लिखा है, तो भाई माई के बाद अंडरस्कोर लगा के फाइल लिख सकते हो, स्पेस देना है तो बट यहाँ पे आप डॉट नहीं लगा सकते हो, तो डॉट इज नॉट अ स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ यूज नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी सपोज आपको कोड करना है, तो आपको डिफाइन करना है अपना नाम, तो आप लिखते हो सपोज स्टूडेंट नेम। अब नेम या तो आप बिना स्पेस के लिखो, और स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर लगा के स्पेस दे दो। समझ में आई बात? सो दिस इज द वैलिड नेम, है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हो। क्लियर हुई मेरी बात? तो इट इज लाइक दिस। ओके, तो कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स है, कुछ इनवैलिड है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है, इसके रूल्स ध्यान रखना। ओके, 3 रूल्स है जो मैंने आपको बता दिए। नाउ व्हाट अबाउट द लिटरल्स? अब देखो ये सभी टोकन ही चल रहे हैं, जब आप कोड करते हो तो इन सबका यूज करते हो। समझ में आई बात? लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने देखा है ना, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई नाम का एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू कुछ फिक्स होती है। मैथ्स में 3.14 होती है कि नहीं? इसको बदल सकते हो क्या? नहीं, ये तो पहले से यूनिवर्सल ट्रूथ है मैम, यूनिवर्सली फिक्स्ड है, तो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, डिवाइड करते हो तो 3.14 आ जाती है। वैसे ही पाइथन में भी कुछ फिक्स लिटरल्स होते हैं। देखो पाइथन में जो भी चीज आप लिखोगे, कोड करते समय जो भी लिखोगे, इंटरप्रेटर को कुछ नहीं पता, आपको सब बताना होता है, क्या इंटीजर है, क्या फ्लोट है, क्या कैरेक्टर है, क्या स्ट्रिंग है, एवरीथिंग यू जस्ट राइट डाउन ऑन द कोड ताकि इंटरप्रेटर समझ सके। तो पाइथन में कुछ स्पेशल काइंड के लिटरल्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल। जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, उनको वर्ड्स कहते हो ना। मैंने मेरा नाम लिखा BARKH, 6 लेटर्स से मिलकर मेरा नाम बना हुआ है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक वर्ड हुआ। ठीक है, तो सेंटेंसेस किससे मिलकर बनता है? वर्ड से। तो हर एक वर्ड को यहाँ पर स्ट्रिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, किसी भी पाइथन लैंग्वेज की बात कर लूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लूँ, C++, जावा की बात कर लूँ, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को आप यूज करते हो, जिसको आप वर्ड कहते हो, उस वर्ड को यहाँ पर स्ट्रिंग कहा जाता है। सो दीज आर दी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, और हमेशा स्ट्रिंग की पहचान होती है कि वो डबल इन्वर्टेड में लिखा जाता है या सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी आपको बोला कि मुझे मेरा नाम डिफाइन करना है, या आपको अपना नाम डिफाइन करना है
कोड में, तो आपने लिखा स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, अब जब आप अपना नाम डिफाइन करोगे जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे नाम में, तो वो बेसिकली एक तो स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग को हमेशा आप किस में लिखोगे, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में। सपोज मैंने मेरा नाम यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई अच्छे से। तो या तो ये आप सिंगल इन्वर्टेड में लिखो इस तरीके से, या फिर आप ये डबल इन्वर्टेड में लिखो। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। क्या कहेंगे इसे हम यहाँ पर, स्ट्रिंग। कौन सा लिटरल है ये, स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो स्ट्रिंग लिटरल आप या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रिपल कोट्स भी इस तरीके से होते हैं, आप इसमें भी लिख सकते हो ट्रिपल कोट्स में भी। नाउ सिंगल लाइन स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट विद एंड ऑफ सेम लाइन, और दूसरा होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। अभी सपोज आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग स्कैन करवाना है, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो आप नॉर्मली लिख सकते हो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में। वहीं आपका जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा बड़ा है, जैसे आपने लिखा दिस इज माई वेब पेज एंड, और भी आप कुछ कुछ लिखते चले जा रहे हो, तो ये एक से ज्यादा, एक लाइन से ज्यादा लाइन में जा रहा है आपका स्ट्रिंग, तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, जिसमें आप बैकस्लैश लगाकर, है ना, या फिर आप इस तरीके से ट्रिपल कोट्स का यूज करके उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे मेंशन करना है इसको देखो। सिमिलरली मैं आ जाती हूँ वापस यहाँ पर पाइथन पर, पाइथन आईडीएल पर, और यहाँ पे सपोज हम वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हम स्टूडेंट नेम लिखते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट, और देखो मैं यहाँ पर स्पेस देके नेम लिख रही हूँ, है ना, तो ये गलत आइडेंटिफायर होगा, यहाँ एरर आएगी क्योंकि मैंने स्टूडेंट स्पेस देके नेम लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। और यहाँ मैं लिख देती हूँ बरखा, ठीक है जी। एंटर प्रेस किया, क्या आ गया, क्या आ गया, एरर आ गई, इन सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। और ये रेड रेड कलर का मार्क कहाँ शो हो रहा है, नेम के पहले, मतलब भाई यहाँ स्पेस नहीं दे सकते हो आप, आइडेंटिफायर का जो नाम होता है उसमें स्पेस नहीं आती है, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है जी। तो अब मैं फिर से इसको डिफाइन करती हूँ, स्टूडेंट, और बिना स्पेस के लिखो या अंडरस्कोर, चलो अंडरस्कोर लगा लेते हैं, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, अब या तो मैं सिंगल इन्वर्टेड में लिखूं या मैं डबल इन्वर्टेड में लिखूं, तो मैंने यहाँ पे सपोज कि सिंगल इन्वर्टेड में मेंशन किया है मेरा नाम बरखा, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, विदाउट एनी एरर आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये कोड रन होता हुआ दिख रहा है, और अब कोई एरर नहीं आई है क्योंकि हमने यहाँ अंडरस्कोर यूज कर लिया था। और ये जो है ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है जो हमने इसमें असाइन करवाई है, स्टूडेंट नेम में सिंगल लाइन स्ट्रिंग असाइन हो चुकी है। अभी यदि आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करनी है तो आप क्या करोगे, सपोज कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगेन स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाए हैं फॉर एग्जांपल डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड वॉट एवर यू वांट, और मैं इस तरीके से लिखती हूँ दिस इज माई, ओके, और एक बैकस्लैश लगाती हूँ और फिर एंटर प्रेस करती हूँ। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सिंटेक्स एरर ऑकर हुआ है, लाइक अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, मतलब ये मैंने जान करके यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड लिखना है, और ये जो बैकस्लैश है जैसे कि मैंने बताया था आपको इस तरीके का स्लैश लगाना है, तो स्लैश आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसी एरर जनरेट हो सकती है और बच्चे जनरली परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हुआ है, ऐसे कैसे हुआ। तो अब हम उसी सेम तरीके से फिर से लिखते हैं, और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ इसको करेक्ट कैसे लिखना है। आपको डबल इन्वर्टेड में लिखना है। नाउ समटाइम्स जरूरत होती है हमें कि हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना होता है, तो दिस इज माई, और अब आपको ये वाला बैकस्लैश लगाना है, ठीक है, दिस वन, ये वाला बैकस्लैश। नाउ आई प्रेस एंटर, तो आप देखो अब ये अगली लाइन में आ चुका है। अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट नहीं आया, यहाँ पे अब 3 डॉटेड लाइन आई है, दैट ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि यहाँ से आप स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं दिस इज माई नेम, ओके, बरखा गुप्ता, ठीक है जी, आ गई बात समझ में। नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड को सिर्फ क्लोज कर देना है। नाउ आई प्रेस एंटर, और जब मैं यदि प्रिंट करवाती हूँ स्टूडेंट नेम तो आपको दिखेगा अब इस तरीके से, ठीक है। देखो नॉर्मली उसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही थी हमसे, यहाँ मिस्टेक हो रही थी कि हम बैकस्लैश गलत लगा रहे थे। बैकस्लैश कैसा लगना है, इस तरीके से लगना है, ठीक है, बैकस्लैश वाला। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश आपको समझ में आता है ना, तो स्लैश में मिस्टेक मत करना, अदरवाइज एरर आ सकती है। प्रिंट करवा लेते हैं अब हम वेरिएबल को, जिसको हमने अभी क्रिएट किया है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। बेटा नाम बिल्कुल सही लिखना, किसी भी तरीके से कोई कैपिटल स्मॉल मत लिखना, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। यहाँ आपने स्टूडेंट नेम स्मॉल में लिखा है तो यहाँ भी स्मॉल में लिखना, कैपिटल में मत लिख देना, अदरवाइज एरर आ जाएगी। नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर, तो देखो दिस इज माई नेम बरखा गुप्ता, स्पेलिंग पे मत जाना, बाकी प्रॉपरली आपको लिखा हुआ दिख गया जो स्ट्रिंग हमने दी। सो दिस इज सिंगल स्ट्रिंग दैट वी असाइन हियर, एंड दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर असाइन की है। तो अब आपको स्ट्रिंग लिटरल क्लियर हो चुका है कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, सिंगल
सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप कैसे असाइन करते हो ये आपको अब क्लियरली समझ में आ चुका है। देखो यहाँ पे बैकस्लैश की बात भी इन्होंने कही है कि कैसा बैकस्लैश लगाना है। दिस वन स्लैश वी यूज, ये वाला स्लैश यूज मत करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रिंग में आपको ना कभी कभी समटाइम्स कुछ कैरेक्टर्स को जो होते हैं जिन्हें एस्केप कैरेक्टर्स हम कहते हैं वो प्रिंट करवाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको न्यू लाइन में कोई सी स्ट्रिंग को लेकर जाना है या आपको स्पेस देना है स्ट्रिंग के बीच में, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं जिन्हें हम एस्केप कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। सो इन स्ट्रिंग यू कैन इंक्लूड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स थ्रू एस्केप सीक्वेंस। ये एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैकस्लैश के साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, यही स्लैश यूज होता है, ये वाला स्लैश यूज नहीं होता है। रिमेंबर दिस इज बैकस्लैश ना, ये स्लैश यूज होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे यूज करना है? आपने ये स्लैश यूज करा तो ये बैकस्लैश प्रिंट कर देगा, है ना। इसका मतलब अपने आप में फिक्स है। जब आपको ये स्लैश प्रिंट करवाना है तो डबल लिखोगे तब जाके स्क्रीन पे स्लैश प्रिंट होगा। ओके, सिंगल कोट या डबल कोट प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से कैरेक्टर यूज करोगे। स्लैश आर लिखोगे तो कैरियज रिटर्न होगा, मतलब स्पेस आ सकता है। टैब स्पेस देना है तो स्लैश टी लिख सकते हो। यदि आपको 16 बिट हेक्स वैल्यू या ऑक्ट वैल्यू लिखना है तो आप UXXX का यूज कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ASCII बेल कैरेक्टर्स लिखना है तो आप /A का यूज कर सकते हो। ASCII बैकस्पेस देना है तो /B का यूज कर सकते हो। न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए /N यूज कर सकते हो। ASCII फॉर्म फील्ड के लिए /F यूज कर सकते हो। तो ऐसे ये सारे क्या है? एस्केप सीक्वेंस, जिनमें से कुछ 2-4 पॉपुलर हैं जो यूज होते हैं, जो आप भी यूज करोगे। /N /R/T ये कुछ यूज होने वाले एस्केप सीक्वेंस है। यदि आपको लाइन नई लाइन में लेकर आना है तो न्यू लाइन का यूज करते हैं, उसको न्यू लाइन कहते हैं। /N /R कैरियज रिटर्न के लिए होता है, /T टैब स्पेस के लिए होता है। तो ये जनरली यूज होने वाले एस्केप सीक्वेंस है। अदरवाइज ये पूरी टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, चलो अब आते हैं स्ट्रिंग के बाद में हम न्यूमेरिक लिटरल्स पर। तो देखो आपको हर चीज बतानी होती है। स्ट्रिंग किसी भी लैंग्वेज में सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखी जाती है, बट नंबर्स का क्या? नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं मैम, है ना। आपने नंबर्स मैथ्स में पढ़े होंगे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन नेचुरल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं मैम मैथ्स में। तो यहाँ नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इंटीजर्स, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में। 3 कैटेगरी में हम इंटीजर्स को स्पेसिफाई करते हैं, नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो नंबर लिटरल में आप नंबर को बताओगे पहले इंटीजर कैटेगरी में, इन शॉर्ट इसको इंट कहते हैं, जिसमें सारे होल नंबर्स आते हैं, वो विदाउट डेसिमल, मतलब बिना डेसिमल के, बिना पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो सारे होल नंबर्स आप इंटीजर में डिफाइन करते हो, उसको इंटीजर लिटरल कहते हैं। ठीक है, जिसमें देखो आपके नंबर्स कुछ इस तरीके से आ जाते हैं 1 2 3 4 41 100। कुछ ऑक्टल फॉर्म्स में नंबर आ जाते हैं, लाइक ऑक्टल फॉर्म्स के 0 to 7 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ऑक्टल नंबर्स पता है ना, जो 0 से 7 के बीच में होते हैं वो। कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स आ जाते हैं जो कि 0 से 9 और A to F में डिफाइन होते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं जो बिना डेसिमल के होते हैं वो बेसिकली इंटीजर कहलाते हैं। जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं तो हम मैथ्स में तो उनको डेसिमल कहते हैं, लेकिन लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब यदि मैंने लिखा कि मेरे परसेंटेज 98.9 बने हैं तो ये एक डेसिमल नंबर है। ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस डेसिमल नंबर को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है, या फ्लोट इन शॉर्ट कहते हो। ठीक है, जिसमें 98 क्या होगा? इंटीजर पार्ट होगा। ये तो मैम इंटीजर पार्ट है, लेकिन ये डेसिमल के बाद का पार्ट है। जो प्रिसीजन है वो डेसिमल के बाद का पार्ट है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? फ्लोट नंबर्स। तो देखो यहाँ 13.0, 0.75, 3.2, E2, 6, E4 ये सभी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और इंटीजर्स में दिया है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, बट डेसिमल वाले नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। अब इसके अलावा एक नंबर्स और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जो इस फॉर्मेट में होते हैं, जिसमें एक रियल और इमेजिनरी नंबर होता है। ए यहाँ पे रियल नंबर होता है, बी यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और इस इमेजिनरी नंबर की वैल्यू √-1, √1 ऐसी कुछ होती है। समझ में आ गई बात? तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं, लाइक 3+4J। ओके, जो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, लिटरल्स के बारे में डिस्कस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बूलियन लिटरल्स। अभी बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? ये वो लिटरल्स होते हैं, ये सबसे अलग होते हैं, जिनकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है।
ठीक है, एक ट्रू और एक फॉल्स। जनरली आप जब कुछ कंपैरिजन करवाते हो, कुछ लॉजिक्स अप्लाई करते हो कोड करते समय ना, तो उस समय हमें कुछ नतीजे तक पहुंचना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि या तो इसकी वैल्यू पास आएगी या फेल आएगी, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि इफ आपके जो मार्क्स हैं यदि वो 40, यदि वो मार्क्स आपके क्या है 40 से ज्यादा है, यदि वो मार्क्स 40 से ज्यादा है तो हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि भैया आप पास हो, और यदि ये 40 से ज्यादा नहीं है तब हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि आप फेल हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम दो डिसीजन ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की दो वैल्यू निकलेगी, या तो ट्रू निकलेगी या तो फॉल्स निकलेगी। तो इस तरीके के जब कैलकुलेशंस करवाने होते हैं, लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं, तो हमें बूलियन लिटरल्स का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ठीक है जी, आई बात समझ में? ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ एक और होता है स्पेशल लिटरल, नाम ही इसका स्पेशल लिटरल है नन, NONE, नन नाम का जो एक लिटरल होता है इसको स्पेशल लिटरल कहते हैं। अब इस स्पेशल लिटरल का काम क्या होता है, बाकी सारी लैंग्वेजेस में आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक स्टूडेंट नाम से अपना नाम तो डिफाइन कर दिया, बट अभी उसमें मुझे मेरा नाम देना ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी। तो जब किसी वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू नहीं देनी होती है तो इन केस आप उसको नन से असाइन कर सकते हो। तो नन इज अ स्पेशल लिटरल विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब किसी वेरिएबल की कहीं कोई वैल्यू आप नहीं लिखते हो, उसको खाली छोड़ देते हो, तो उस समय उसमें हम नन को असाइन करते हैं। ठीक है, सो पाइथन ऑल्सो कॉल्ड लिटरल कलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, लिस्ट एक्सेट्रा। पाइथन में टपल्स और लिस्ट का भी यूज किया जाता है, जो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और भाई यहाँ पे मैंने नेम तो लिख दिया, ठीक है, जो भी नाम लिखना था राम श्याम मोहन वो लिख दिया, लेकिन अब उसके परसेंटेज लिखना था तो मुझे परसेंटेज नहीं पता अभी, तो अब मैं PER लिख के तो छोड़ूंगी नहीं परसेंटेज, या कुछ ना कुछ तो आपको असाइन करना पड़ेगा, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो आप जब कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो इन दैट केस आप नन लिखकर उसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नन इज अ स्पेशल लिटरल जिसमें पहला N जो होता है वो कैपिटल होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये जब आप कोड करोगे ना तो एरर आ जाएगी। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, है ना, स्पेशल लिटरल की बात बताती हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा परसेंटेज PER, अब इसमें मैं कुछ भी असाइन नहीं करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी असाइन नहीं करा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो सिंटेक्स एरर आ गई, दिख रहा है आपको, इनवैलिड सिंटेक्स। अब यदि सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ PER इज इक्वल्स टू नन, नन का N कैपिटल लिखना पहला NONE। ठीक है जी, तो ये एक लिटरल है, ये एक लिटरल है, साथ ही एक कीवर्ड है, इसका अपना मतलब है। देखो ये कीवर्ड के लिस्ट में भी आपको यहाँ पे नन दिख रहा है क्योंकि इसका अपना मतलब है ना, इसी वजह से। और एंटर प्रेस करती हूँ तो अब ये कोड रन हो चुका है। यदि मैं प्रिंट करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, मैं प्रिंट करवाती हूँ PER परसेंटेज वाले वेरिएबल को, तो वो आपको नन ही रिटर्न करेगा। देखो ये नन रिटर्न किया उसने। आई बात समझ में कि इसका अपना मतलब होता है कि आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, एब्सेंस होती है किसी वैल्यू की, तो उसकी जगह पर हम नन असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। एरर भी बता रही हो साथ में आपको, ताकि ऐसी एरर आएगी तो आपको घबराना नहीं है कि अब क्या करें, है ना। तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। और केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस में कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस होता है। ओके, चलिए ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो मैम अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, आपने मैथ्स पढ़ा है, आप वहाँ एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो हम करते हैं मैथ्स में। अब वही कैलकुलेशंस यदि आपको करना है कोडिंग करते समय, आपको कोई दो वैल्यू को ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, या किसी दो वैल्यू को आपको डिवाइड करवाना है, या किसी दो वैल्यू को आपको कंपेयर करवाना है, भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी वैल्यूज हैं, या किसी एक लिस्ट में से आपको किसी वैल्यू को फाइंड आउट करवाना है, तो ये कुछ ऐसे एक्शन से, ये कुछ ऐसे ऑपरेशन से जो हम कोड करते समय वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं, इसके लिए यूज किए जाते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स क्या हो गए, ये भी एक टाइप के वही होते हैं, टोकन्स ही होते हैं जो हम कोड करते समय यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मुझे दो नंबर को ऐड करना है, वो दो नंबर 2 और 5 है, तो ऐड कब करूंगी मैं, जब इनको एडिशन के लिए कोई साइन लगाऊंगी तभी ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, तो इट मीन्स कि अब ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 7। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये प्लस क्या है,
ये प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, और ये इक्वल क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, जो आपको आंसर जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, और प्लस क्या है यहाँ पे, जो कैलकुलेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर्स जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे पहला टाइप का ऑपरेटर होता है जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉड्यूलस, डबल स्टार और फ्लोर डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इनका यूज क्या है, ध्यान से समझना। सपोज मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 10 असाइन करवाया, एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 5 असाइन करवाया। बहुत ध्यान से समझना, ए में 10 है, बी में 5 है, और ये जो इक्वल है ये भी ऑपरेटर है। इक्वल क्या कर रहा है, 10 को ए में असाइन कर रहा है, मतलब मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी ए जहां पे 10 असाइन हो जाएगा, मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी बी जहां पे 5 असाइन हो जाएगा। तो ये इक्वल ऑपरेटर की मदद से क्या हुआ है, 5 बी में गया है और ए में क्या आ गया है, 10 आ गया है। मैथ्स में पढ़ा था ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे लीनियर इक्वेशंस में, वही वाली कहानी यहां भी रिपीट हो रही है। ठीक है जी, चलो अब हमें करवाना है सम। तो मैंने लिखा SUM सम इक्वल्स टू a प्लस बी। तो भाई क्या हो जाने वाला है, a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 सम में आ जाएगा मैम 15। डन। चलो फिर हम करवाते हैं सपोज की मल्टीप्लीकेशन। तो MUL नाम से हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। ए मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर स्टार होता है, ये एस्ट्रिक का जो साइन होता है इसी को मल्टीप्लाई कहते हैं। मैथ्स में आप मल्टीप्लाई ऐसे करते हो ना, ये नहीं होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन होता है। ठीक है, स्टार वाला साइन जो कीबोर्ड में स्टार दिखता है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस हिसाब से अब 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा मैम, 50 आंसर आ जाएगा MUL में। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन करवा सकते हो, आप डिवीजन भी करवा सकते हो। सब्ट्रैक्शन भी करवा लेना, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, a माइनस बी इस तरीके से। डिवीजन करवाना है तो a डिवाइड बाई b, डिवीजन के लिए आपको बैक स्लैश लगाना है, ये वाला स्लैश लगाना है। ठीक है, डिवीजन के लिए तो डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा डिवीजन का आंसर, सपोज d में असाइन करवाते हैं तो 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 इज द आंसर। डिवीजन में आंसर आएगा 2। एक और यहां पर ऑपरेटर होता है जिसको कहते हैं हम क्या, जिसको कहते हैं हम डबल स्लैश। जब मैं इस तरीके से लिखती हूं a डबल स्लैश b, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये भी करेगा डिवीजन ही, लेकिन ये आपको पूरा फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर देगा 2.0। डिवीजन के बाद जो आंसर आपका डेसिमल में भी आ रहा है ना, तो डेसिमल में आंसर रिटर्न करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं डबल स्लैश को। सिंगल स्लैश आपका नॉर्मल डिवीजन होता है। ठीक है, अब वही यदि मैं बात करूं डबल स्टार की, एक डबल स्टार करके भी होता है। अभी डबल स्टार के पहले एक और समझ लो, परसेंटेज। यदि मैंने लिखा a परसेंटेज b, तो ये परसेंटेज को कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, जो क्या करता है, दो नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने कहा कि 10 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तो ये आपको 0 रिटर्न करके दे देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आ रही है बात समझ में अच्छे से। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स की कहानी है। क्या है ये ऑपरेटर्स की कहानी है जो आपको समझ में आ गई है। तो सारे ऑपरेटर्स समझ लिए, प्लस करने वाला ऑपरेटर प्लस करता है, माइनस से माइनस होता है, स्टार से मल्टीप्लाई होता है, इससे डिवीजन होता है, डिवीजन से आपको नॉर्मल इंटीजर पार्ट में आंसर रिटर्न होता है, फ्लोर डिवीजन से आपको डेसिमल पार्ट में आंसर रिटर्न होता है, इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। एक होता है आपका मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है, एक होता है आपका डबल स्टार। ये डबल स्टार क्या करता है मैम, ये एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि a में 10 है, b में 5 है, तो यदि मैंने लिखा a डबल स्टार 5 b, a डबल स्टार b, तो ये क्या करेगा, 10 की पावर 5 कैलकुलेट करके दे देगा, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दे देगा। ओके, तो ये बेसिकली पावर कैलकुलेट करता है, एक्सपोनेंशिएशन। और वही यदि मैंने लिखा a स्टार b, तो यहाँ पे 10 और 5 का सिंपल मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 50। तो सिंगल स्टार से मल्टीप्लाई होता है, डबल स्टार से पावर कैलकुलेट होती है। और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और ये वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है, इसको अप्लाई जरूर करके देखना, इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर पे आ जाते हैं। तो बेसिकली वो ऑपरेटर्स जो कि सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं वो बिटवाइज आपके होते हैं, है ना, वो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और जो 2 वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं वो बेसिकली आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो ये 2 वैल्यूज पे अप्लाई हो रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स है। इसमें एक बिटवाइज ऑपरेटर आता है जो कि बिट्स पे अप्लाई होता है, एंड और नॉट कैलकुलेट करवाना है आपको बिट्स पे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको 0
0 का आंसर 0 आएगा, 0 1 का आंसर 1 आएगा, 1 0 का आंसर 1 आएगा। जब इसको आप अप्लाई करोगे, इसमें एंड अप्लाई करोगे, इसमें और अप्लाई करोगे, ये कुछ बिट्स वाले ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। वहीं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिजिट्स को, जो भी बाइनरी डिजिट्स होती है ना, उनको लेफ्ट में और राइट में शिफ्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक बाइनरी डिजिट नंबर है 010101। अब इसमें यदि मैं लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करूंगी तो लेफ्ट की जो डिजिट्स है, ये लेफ्ट की डिजिट्स है वो इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगी। यदि राइट शिफ्ट अप्लाई करूंगी तो राइट की जो डिजिट्स है वो लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगी। तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर लिस्ट में या किसी सीक्वेंस में कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो इज आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और यदि प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इज नॉट क्या करेगा, इसका रेसिप्रोकल काम करेगा। यदि किसी लिस्ट में कोई आइटम प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। कैसे मैम, ध्यान से समझना। सपोज कि मैंने यहां पर ना एक लिस्ट डिफाइन करी है एल नाम से, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20, 30, 40, ठीक है। अब मैंने बोला, क्या बोला कि सपोज मैंने कोई मार्क्स बोला कि फॉर एग्जांपल 10 इज इन लिस्ट। क्या 10 इज लिस्ट में है? नहीं है ना, तो इस क्या रिटर्न कर देगा, यहां पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ना, बाकी इसको यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगी मैं आपको बाद में, ठीक है जी। अब इसके बाद यदि मैंने यहां पे बोला फॉल्स रिटर्न हो गया, यहां मैंने बोला सपोज 40 इज एन एल, तो यस 40 है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। और इसका रेसिप्रोकल काम करेगा इज नॉट, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही है कुल मिला के इन ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं कोड में। ओके जी। अब इसके बाद बात करते हैं यहां पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए में 10 दिया, बी में 5 दिया मैंने। अब मैंने बोला क्या ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? भाई 10 इज ग्रेटर देन 5 मैम, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स क्या हो गई मैम, दो बूलियन वैल्यूज हो गई। तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें आप कुछ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है जी। तो यहां पे देखो ये जो इक्वल है उससे तो आप वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज मुझे चेक करवाना है तो ए डबल इक्वल बी, क्या 10 5 के इक्वल है? ये इक्वालिटी चेक करता है। जो डबल इक्वल होता है वो इक्वालिटी चेक करता है, जो सिंगल इक्वल होता है वो वैल्यू को असाइन करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। ये यहाँ पे चेक करके बता देगा फॉल्स कि भाई 10 5 के बराबर इक्वल नहीं है, और ये यहाँ पे 10 को असाइन कर देगा, एक मेमोरी लोकेशन जिसमें 10 जाके असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स आते हैं बेटा? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके? एंड और नॉट, ठीक है। एंड ऑपरेटर होता है आपका वही ट्रू और ट्रू वैल्यू पे ट्रू रिटर्न करेगा। जब दो ट्रू वैल्यूज मिल जाएंगी, जब दो ट्रू कंडीशंस मिल जाएगी तो आंसर विल बी ट्रू। जब एक फॉल्स एक ट्रू मिलेगी तो आंसर विल बी ट्रू। जब एक ट्रू और एक फॉल्स मिलेगी तो भी आंसर विल बी ट्रू। जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होगी तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन यदि आप अपने कोड में लॉजिक सप्लाई करते हो तो वहां पे एंड और नॉट कुछ इस तरीके से यूज किए जाते हैं। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने अभी आपको बताया कि a इक्वल्स टू 10 लिखा है तो 10 को a में असाइन करने के लिए इस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये असाइनमेंट है। और ये होता है आपका इक्वल ऑपरेटर, जो इक्वालिटी चेक करता है, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बताता है कि कहीं कोई एलिमेंट किसी का मेंबर है या नहीं है। यदि मेंबर होता है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में एलिमेंट होता है तो यस मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होता है, नॉट इन होता है तो नहीं रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये जो इज नॉट और इन और नॉट इन है ना, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न ही करते हैं आपको। दोनों ही एलिमेंट्स लगभग एक जैसे होते हैं। ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ये मेंबर्स देखने के लिए यूज होता है कि मेंबर्स है कि नहीं है, ठीक है। इज नॉट क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट का है या नहीं है, और उसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स का काम होता है, ठीक है। वही असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे मैंने बताया आपको कि सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ऐसे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये असाइनमेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा सपोज a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, भाई a में हमने 5 असाइन करवा रखा है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 5 को +1 कर दो और जो आंसर आएगा 6 उसको वापस से a में ही असाइन कर दो। तो अब a की जो नई वैल्यू है वो क्या बन गई है, 6 बन गई है। और जो ओल्ड वैल्यू थी जिसपे हमने ये कैलकुलेशन अप्लाई किया था वो क्या था, 5 थी।
तो इसे कहते हो आप, इसे कहते हो आप क्या, इसे कहते हो आप असाइनमेंट, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + = 1, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इंक्रीमेंट करना है, वैल्यू एक ही वेरिएबल में वैल्यू को इंक्रीज करते चलना है, एक ही वेरिएबल में वैल्यू को डिक्रीज करते चलना है, दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है ना, आपको एक ही a में ही वैल्यूज को इंक्रीज करते चलना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्लस इक्वल, ये डिक्रीज करते चलना है, तो माइनस इक्वल। ये जनरली प्रिंट यूज किए जाते हैं जब आपको कोई सीरीज प्रिंट करवानी है, जब आपको नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हो। तो इन सब में देखो +1 करोगे तो अगला नंबर आएगा, है ना, 1 में +1 किया 2 आया, 2 में +1 किया 3 आया। तब इस तरीके के स्टेटमेंट्स का ना हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कुल मिला के ऑपरेटर्स की कहानी समझ में आ चुकी है भाई, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं ये भी क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, अब यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलो, तो ये था हमारे टोकन्स, ठीक है, जो आप कोड में लिखते समय यूज करते हो। आखिरी टोकन्स पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पंक्चुएटर्स। अभी पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो ना तो फुल स्टॉप लगाते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, तो दीज आर दी पंक्चुएटर्स। यहाँ भी वही होता है, जब भी आप कोई कोड कर रहे होते हो तो आपको या तो अंडरस्कोर लगाना है, या आपको पैरेंथेसिस लगाना है ना, या फिर आपको सिंगल कोट्स डबल कोट्स लगाना है। तो ये सारे पंक्चुएटर्स यहाँ भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि हैश कमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, बैकस्लैश का यूज तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाई जाती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, कॉलन का यूज किया जाता है, इक्वल का यूज किया जाता है, ये सभी पंक्चुएटर्स कहलाते हैं, ठीक है। सो पंक्चुएटर सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बेसिकली आप अपने प्रोग्राम को लिखते समय, एक्सप्रेशंस लिखते समय, स्टेटमेंट लिखते समय यूज करते हो, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। सो टोकन्स तो खत्म हुआ मैम, टोकन्स वाला टॉपिक समझ में आ गया। कीवर्ड्स, लिटरल्स, और हमने पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, इन 5 चीजों को समझा, और ये 5 से मिलकर आप कोड लिखते हो। अब जब भी कोड लिखोगे तो आपने जो भी कुछ लिखा होगा वो इन 5 में ही इंक्लूडेड होगा, ठीक है, इन 5 से मिलकर ही आप कोड लिखते हो। ओके, चलिए अब फाइनली एक कोड देख लेते हैं, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिनमें इन सारी चीजों को मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो बेयरबोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, सारी चीजों को मैं अब बताने वाली हूँ, ठीक है जी। यहां देखो, सबसे पहले तो हैश से डिफाइन कर दिया है कि ये जो प्रोग्राम है ये एक कंपोनेंट वाला प्रोग्राम है जिसमें हम कोड के कंपोनेंट्स बताने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, तो इसको कैसे स्पेसिफाई कर रहे हो, इसको स्पेसिफाई कर रहे हो आप इन लाइंस को, जो कि यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस है, उसको हैश से स्पेसिफाई कर रहे हो। तो जब भी कोई लाइन हैश से लिखी जाती है कोड करते समय तो वो कहलाती है कमेंट्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, इंटरप्रेटर सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करता है। कोई भी लाइन कोड करते समय हैश से फॉलो होती है तो वो कमेंट कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। इसको आप सिंगल लाइन कमेंट में भी कर सकते हो यूज, इसको मल्टी लाइन कमेंट में भी यूज कर सकते हो। डन। तो मैम इतना तो क्लियर हुआ कि हैश से जो भी लाइन फॉलो हो रही है वो कमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, ये है बेसिकली एक आपका फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन आप डिफाइन करते हो। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, ये कीवर्ड है जिसका मतलब फिक्स है कि फंक्शन को डिफाइन करना है तो इसको तो यूज करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद फिर आप फंक्शन का नाम लिखोगे, यहाँ पे जो आपको फंक्शन का नाम लिखना है वो फंक्शन का नाम लिखना, स्पेस अपने आप आती है यहाँ पर, जिसको कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बहुत बड़ा घर है जिसमें आप 4 से 5 रूम्स है, ठीक है, बात समझ में आई। तो पूरा जो आपका हाउस है वो एक होल स्पेस में बना हुआ है जिसमें आपने अलग अलग चीजें बना रखी हुई है। आपका ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, वॉश एरिया अलग है ना, हॉल अलग है, सारी चीज अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर जब आप कोई ब्लॉक्स बनाते हो, एक होल प्रोग्राम में छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हो ना, तो उन ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या क्या है, क्या डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए स्पेस अपने आप पाइथन में आती है जिसको ब्लॉक्स इंडेंटेशन कहते हैं, जिसकी मदद से पाइथन अपने आप में डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में ब्लॉक्स बनाने के लिए उनके एंट्री एग्जिट इस तरीके से बताए जाते हैं, या फिर इस तरीके से एंट्री एग्जिट बताए जाते हैं। यहाँ एंट्री एग्जिट बताने के लिए आपको सिर्फ स्पेस दे देना, उससे पाइथन में इंटरप्रेटर समझ जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये देखो आप यहाँ ध्यान से, है ना, इस सर्कल को यदि मैं मिटाती हूँ तो ये एक ब्लॉक आपको अलग से स्पेसिफाइड दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पे ये आपने डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि ये एक फंक्शन है, उसके बाद ये जो स्पेस है ये ऑटोमेटिकली आई है
है ना जी। इसको कहते हैं ब्लॉक्स और इंडेंटेशन, कि आप ब्लॉक्स को डिफाइन करते हो एक स्पेस देकर। अब इसके अंदर आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, एक टाइम टू से गुड बाय, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फिर एक कमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू a-10, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस है और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर एक और ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ लिखा हुआ है इफ में, और ये स्पेस देखो अगेन यहाँ पे आया हुआ है। ये दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ स्पेस अलग आपको अलग से फिर दिख रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिटरल्स, ऑपरेटर्स, आप यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, है ना जी। a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू a-10, तो प्लस माइनस और ये ग्रेटर देन वाला सिंबल यहाँ यूज हो रहा है, प्लस भी यूज हो रहा है, तो सारे ऑपरेटर्स भी यहाँ यूज हो रहे हैं, टोकन्स भी यूज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज यूजिंग इन द कोड, ठीक है। अब ये कोड हम रन भी करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि रन नहीं करके देखेंगे, मैं आपको प्रॉपर्ली रन भी करके दिखाऊंगी। चलो पहले जरा इसको रन करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक छोटा सा कोड मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ। सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, ओके, एंटर प्रेस करती हूँ, b इज इक्वल्स टू 20, डन। इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज s इज इक्वल्स टू a प्लस बी, डन। और फिर मैंने लिखा सिंपल सी बात यहाँ पे प्रिंट एस करवा लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग 4 लाइन ऑफ कोड लिख दिया मैंने, जिसमें वेरिएबल्स भी यूज किए हैं, कॉन्सोनेंट्स भी यूज हो रहे हैं, आपके यहाँ पे प्लस माइनस ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। एंटर प्रेस किया, आंसर इज 30। अब एक ब्लॉक का बताती हूँ आपको, ठीक है। सपोज मैंने लिखा इफ लिख के मैं यहाँ लिख रही हूँ a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, और कॉलन से कोई भी ब्लॉक को एंड करेंगे। ये एक ब्लॉक बना रहे हैं हम। अभी देखना, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो कर्सर एक स्पेस के बाद आपको दिखेगा। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो कर्सर एक स्पेस के बाद आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एक ब्लॉक के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये एक सीक्वेंस यहाँ पे अलग हुआ और ये इंडेंटेशन पहले ही यहाँ आउट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लिखोगे सपोज प्रिंट यस, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंट में यस, ओके जी। और मैं जैसे ही अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो आपको यहाँ पे एक बैक स्पेस देखिए और एंटर प्रेस करना होगा, तो आंसर विल बी यस, देख सकते हो, है ना। क्योंकि 10 इज लेस देन 20, आंसर इज यस। हमने प्रिंट में यस प्रिंट करवा लिया कि ये ब्लॉक ये चेक कर रहा है कि दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है, क्या ए बड़ा है तो यस प्रिंट हो जाए। और ये स्पेस ऑटोमेटिकली आया, देखो यहाँ पे ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया है पाइथन ने कि ब्लॉक का एंट्री कहाँ से हो रहा है, एग्जिट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से कि कैसे यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। और ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जो मैंने आपको रन भी करके दिखा दिया। चलिए अब इसमें वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। वेरिएबल्स जो बार बार अभी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई a इज इक्वल्स टू 10, है ना, b इज इक्वल्स टू 20, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था ना, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड में मेरा नाम लिखा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल्स वो होते हैं जब भी आप कोड करते हो ना, तो कोड करते समय जो भी वैल्यूज का यूज करते हो, भाई वो वैल्यूज कहीं ना कहीं जाके सेव तो होनी चाहिए ना कहीं जाके स्टोर तो होनी चाहिए। तो वो वैल्यूज जहां जाके स्टोर होती है ना, तो उस मेमोरी लोकेशन को पहचानने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई फाइल बनाते हो तो टेम्परेरीली वो फाइल रैम में रहती है, जब तक कि सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है तब तक वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती है ना फाइल। परमानेंटली उसको सेव कर दोगे तो भी वो स्टोर हो जाएगी। वैसे ही जब भी कोई वैल्यूज पे आप काम कर रहे होते हो ना, तो ये वैल्यूज मेमोरी में कहीं स्टोर होती है और जिस जगह पर स्टोर होती है उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके वेरिएबल के नाम से, ठीक है। फिर आप उसमें वैल्यूज को चेंज करते रहते हो। तो यहां पर मैंने कहा कि 10 नाम की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई जिसको A से आइडेंटिफाई करोगे, 20 नाम की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी जिसको B से आइडेंटिफाई करेंगे। ये नाम स्ट्रिंग नाम का जो है बरखा नाम, वो कहीं जाके स्टोर होगा जिसको आप स्टूडेंट नेम से रेफर करोगे, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल्स क्या हो गए, प्लेस होल्डर्स हो गए जो मेमोरी में किसी लोकेशन से आइडेंटिफाई, नेम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वेरिएबल आर स्टोर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यूज कैन चेंज, और इनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 लिखा, बाद में मैं इक्वल्स टू 50 भी लिख सकती हूँ, तो सेम लोकेशन पे 10 की जगह 50 जाके असाइन हो जाएगा, ठीक है जी, जिनकी वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ जैकॉब दिया हुआ है, उसकी एज 16 दी हुई है, तो मेमोरी में 2 लोकेशन क्रिएट हुई, जैकॉब और 16, जिनको आप रेफर कर रहे हो उनके वेरिएबल नेम की मदद से। तो वेरिएबल समझ में आ गया। चलो एक और टॉपिक है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग।
अभी डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है? डायनेमिक टाइपिंग मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल में कैसी भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने a में 10 दिया, अभी मैं a में हेलो को भी स्टोर करवा सकती हूँ। तो आप एक ही वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करवा पा रहे हो और इस एक ही वेरिएबल में आप स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल को भी स्टोर करवा पा रहे हो। ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है। अभी हमने इंटीजर और स्ट्रिंग देखा ना, तो आप एक सेम वेरिएबल में अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। पाइथन ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग, कि रन करते समय, कोड लिखते समय आप एक वेरिएबल में एक से ज्यादा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। जैसे x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, दोनों यहाँ लिखा हुआ है, तो x में आपका 10 भी आ रहा है और उसी x में आपका हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, दोनों स्टोर हो रहे हैं। पहले जब आप 10 पे काम कर रहे थे, 10 वाली वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे, तो 10 वाली वैल्यूज चली, फिर जैसे ही आपने हेलो वर्ल्ड स्टोर करवाया तो वो 10 हट जाएगा टेम्परेरीली, उसकी जगह पर अब हेलो वर्ल्ड जाके स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ, दिस इज अबाउट डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक a नाम का वेरिएबल है, पहले यहाँ पे 10 था, अब दूसरा a नाम का लोकेशन क्रिएट होगा और यहाँ हेलो वर्ल्ड स्टोर होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। सेम लोकेशन पे पहले 10 था, 10 हटेगा और इसी लोकेशन पे हेलो वर्ल्ड जाके स्टोर होगा। ठीक है जी। सो स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है? जो जावा और C++ में होता है वो स्टैटिक टाइपिंग होती है। वहां एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, लेकिन पाइथन में एक वेरिएबल में एट अ टाइम हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स उसमें हम किसी भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, मतलब उस एक वेरिएबल की वैल्यू को बार बार हम चेंज कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज डन ओनली इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डायनेमिक टाइपिंग को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, स्टैटिक टाइपिंग को यहाँ पर जावा और C++ सपोर्ट करता है। इसीलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ कोड करना बहुत आसान होता है। आप जैसे जैसे सोचते हो वैसा वैसा कोड करते जाते हो। ठीक है जी। चलिए, अब पाइथन इज वेरी वर्सटाइल एंड विद असाइनमेंट लैंग्वेज, मतलब एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी करना है, यदि मल्टीपल वैल्यूज को भी असाइन करना है मल्टीपल वेरिएबल्स में, तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप असाइन सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि भाई a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू 30। ये 1 2 3 3 लाइन ऑफ कोड हो गए। अब इसको मैं एक सिंगल लाइन में लिख दूंगी आराम से, a, b, c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये 3 नंबर ऑफ लाइन का कोड था वो एक ही लाइन में रिड्यूस होके लिख दिया आपने आराम से। तो दिस सपोर्ट्स ओनली ऑन बाय पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, C++, जावा में नहीं होता है, वहां आपको 3 लाइन में ही स्पेसिफाई करना होगा। बाकायदा ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो आपको ये बताना भी होगा कि भाई a इंटीजर टाइप का है, b इंटीजर टाइप का है, यहाँ वो भी नहीं जरूरी होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप किसी 3 से 4 वेरिएबल में एक वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तीनों में सिर्फ 10 ही स्टोर करवाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक 10 मेमोरी लोकेशन होगा जो तीनों पॉइंट करेंगे, a b c तीनों इसी एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तीनों में आपका 10 ही वैल्यू स्टोर हो जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यू कैन असाइन सेम वैल्यू, प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल स्टेटमेंट। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल्स, कि आप एक सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हो और मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में भी असाइन कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट। जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा चैप्टर एक वीडियो में खत्म करवा दूंगी, वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा, बहुत बेसिक्स हैं जो हम शुरू से कवर कर रहे हैं। अभी इनपुट और आउटपुट क्या होता है वो समझो। जब आप कोई वैल्यू यूजर से लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप ये यूजर अपना नाम खुद एंटर करे, जब प्रोग्राम रन हो तब यूजर अपना नाम एंटर करे और अलग अलग यूजर जब जब उस प्रोग्राम को, उस कोड को रन करे तो अपने अकॉर्डिंग नई नई वैल्यूज पे इनपुट करें और उसके अकॉर्डिंग उनको आउटपुट जनरेट होकर शो हो। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस होते हैं। इनपुट के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो इनपुट फंक्शन होता है, आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो प्रिंट फंक्शन होता है। और प्रिंट फंक्शन का यूज तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि प्रिंट फंक्शन आउटपुट को प्रिंट करता है ना जी। तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए हम यूजर से इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो बेटा ये 10 वैल्यू तो मैंने पहले से ही डिफाइन कर दी कि a में 10 है। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर खुद वैल्यू दे, तो उसके लिए मैं इस तरीके से लिखूंगी a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन का यूज करूंगी और उसमें मैंने यहाँ पे लिखा एंटर वैल्यू। क्या लिखा? एंटर वैल्यू। डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट दे रहे हैं।
तो अब जब ये कोड रन होगा ना, a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर वैल्यू, तो क्या होगा इससे ये होगा कि एक प्रॉम्प्ट यूजर को मिलेगा एंटर वैल्यू, और यहां पे एक कर्सर आपको मिलेगा ब्लिंक करता हुआ। तो यहां पे अब आप जो वैल्यू एंटर करोगे, सपोज मैंने 50 एंटर किया, तो ये 50 किस में जाके कॉपी हो जाएगा, इस a में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते समय आप वैल्यू दे सकते हो इनपुट फंक्शन में, वॉट एवर वैल्यू द यूजर वांट, और यहाँ पे आप पहले से ही फिक्स्ड वैल्यू से असाइन कर देते हो वैल्यू को, वेरिएबल को। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एट द रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। वही लाइन लिखिए कि टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरएक्टिवली, हम एक इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं, और इनपुट फंक्शन में फिर यहाँ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, एंटर नेम, एंटर परसेंटेज, एंटर एज, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में या सिंगल इन्वर्टेड में लिखते हो। एक एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, नेम आपको यूजर से लेना है, तो नेम इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम के आगे फिर आप अपना नाम लिख पाओगे। ये सिंपल मैं आपको रन करके बताती हूँ। जैसे अभी तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे भाई, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू बरखा, मैंने ये स्टूडेंट नेम ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था। अब हम स्टूडेंट नेम यूजर से लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। सपोज एस में हम यूजर का नाम लेंगे, स्टूडेंट नेम पूरा नहीं लिख रही हूँ, एस लिख रही हूँ सिंपल, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा इनपुट, क्या लिखा, इनपुट। इनपुट फंक्शन में हम यहाँ लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, वी आर जस्ट आस्किंग, या राइट योर नेम, जो भी आपको लिखना है, व्हाट इज योर नेम, डबल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूं तो देखो आपसे पूछ रहा है वो व्हाट इज योर नेम, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुई तो ये कर्सर यहाँ आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ आप अपना नाम एंटर कर दो, सपोज मैंने एंटर किया यहाँ पे बरखा गुप्ता, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, तो अब जब आप प्रिंट करवाओगे ना इस एस को, तो वो यही बताएगा। मैंने लिखा प्रिंट एस, एंटर प्रेस किया तो देखो वो मेरा नाम बता रहे हैं, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो ये रन टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, दिस इज इनपुट फंक्शन। और यहीं पे मैंने प्रिंट भी आपको बता दिया, जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, जो आपको आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है। अभी यदि आप इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हो, तो मैं सपोज यहाँ लिखती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं डबल इन्वर्टेड में लिखती हूँ माई नेम इज, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा लगाती हूँ, मेरा नाम क्या है, बरखा गुप्ता है, एस में आ चुका है, एस में आ चुका है, एस लिख दिया। तो ये प्रिंट फंक्शन को यूज करने का दूसरा तरीका कि आप प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, कॉमा लगा के वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। एंटर प्रेस किया तो देखो माय नेम इज तो एज इट इज प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने ये एज इट इज लिखा था। इसके बाद इस एस की जो वैल्यू थी, जो यूजर से हमने ली थी, वो एस की वैल्यू यहाँ पे आके असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शन के प्रैक्टिकल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, समझ में आ गया। तो ये इनपुट फंक्शन तो क्लियर हो गया है ना, कि रन टाइम वैल्यू लेना है। अब इनपुट फंक्शन की एक कहानी होती है, वो कहानी क्या होती है कि इनपुट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। यदि आप कोई नंबर यूजर से पूछोगे ना कि राइट अ नंबर, या राइट योर परसेंटेज, या राइट योर एज, और उस पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे, तो वो डिफॉल्ट इंटीजर में नहीं रहेगा, वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग में रहेगा। यदि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करना होगा, जिसके लिए हम इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है जी। कैसे, सपोज कि आपको कोई इंटीजर वैल्यू यूजर से लेनी है, अभी तो हमने नाम लिया था, इंटीजर वैल्यू यूजर से लेनी है। आपने लिखा सपोज यहाँ पे इनपुट, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इनपुट एज, व्हाट इज योर एज। तो आप यूजर जब भी एज देगा तो वो 16, 14, 15 वॉट एवर एज यूजर जो भी लिखेगा, वो एज बेसिकली क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप में जाएगी। तो उसको यूजर से हमें कन्वर्ट करवाना है कि भाई इंटीजर में आए, ताकि उस एज पर आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उसके लिए हमने उस इनपुट फंक्शन के आगे क्या लिख दिया, इंटीजर। या सपोज आप यूजर से लेते हो कि राइट योर परसेंटेज, परसेंटेज आपके डेसिमल में है 98.9 या 68.3, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करवाने के लिए उसके लिए आप यूज करोगे फ्लोट फंक्शन। इस तरीके से इंटीजर और फ्लोट का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तब आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज जो भी आपके इंटीजर या फ्लोट नंबर होंगे वो स्ट्रिंग टाइप के ही होंगे, ठीक है जी। दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। नाउ यदि मैं आउटपुट फंक्शन पे आऊं, तो आउटपुट फंक्शन सिर्फ एक इकलौता फंक्शन होता है जिसको प्रिंट फंक्शन कहते हैं। प्रिंट फंक्शन की कहानी मैंने बता दी है, जो कि एक आउटपुट फंक्शन होता है जो नॉर्मली मॉनिटर पे आपको आउटपुट शो करता है। जैसा आप एंटर करते हो इनपुट डेटा, वैसा वो आउटपुट देता है ना प्रोसेसिंग के बाद में। तो प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर गिविंग द आउटपुट। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, सेपरेटर लगा सकते हो, नई लाइन में आपको शो करवाना है तो न्यू लाइन कैरेक्टर यूज कर सकते हो, और इस तरीके से पैरेंथेसिस
पैरेंथेसिस में ही हम फंक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर लेटर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक और काम की बात जो आपको समझना है, जो जरूरी है, वो ये कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो अभी ये 10 इंटीजर टाइप का है, लेकिन यदि मैं a इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में 10 लिखूं तो क्या आप ये कहोगे कि ये 10 भी इंटीजर टाइप का है? बेटा नहीं, ये 10 यहाँ पे अब बन चुका है एक स्ट्रिंग। वाई इट इज स्ट्रिंग? क्योंकि ये हमने लिखा है डबल इन्वर्टेड में। तो यहाँ भी क्वेश्चंस वाइवा अराइजिंग होते हैं, बच्चों से पूछे जाते हैं। मैं खुद पूछती हूँ बच्चों से क्वेश्चंस और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो यदि मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, तो जब हम इसको सम करवाएंगे a प्लस b लिखेंगे तो इस केस में तो आपका आंसर 30 जनरेट हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 डबल इन्वर्टेड में, और फिर आप s इज इक्वल्स टू a प्लस b लिखोगे तो यहाँ 30 जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे जो दोनों स्ट्रिंग है वो प्लस की मदद से ज्वाइन होगी। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 10 20, क्योंकि ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये दोनों स्ट्रिंग है। डबल या सिंगल इन्वर्टेड में नंबर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ स्ट्रिंग ज्वाइन हो रही है। दिस इज हाउ अबाउट कॉन्केटेनेशन, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर को जब सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखते हो तो वो नंबर नहीं रहता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है पाइथन या जावा या C++ लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो इसी के साथ में अब हम ये सेशन यहाँ खत्म करेंगे। लास्ट आपके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो देख लो। प्रिंट है, हेलो प्रिंट करोगे तो ये एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगा। प्रिंट में कोई नंबर लिखोगे तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट में कोई स्टेटमेंट लिखोगे, कोई भी कैलकुलेशन करवाओगे तो वो कैलकुलेशन भी प्रिंट हो जाएगी कैलकुलेट होकर, या इस तरीके से लिखोगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, प्रिंट में जो डबल इन्वर्टेड में लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा एक प्रॉम्प्ट की तरह। कोई वेरिएबल लिखोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यदि उस वेरिएबल को सिंगल डबल इन्वर्टेड में लिख दिया तो वेरिएबल की वैल्यू नहीं, वेरिएबल का नाम एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए क्लियर। तो इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया है, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा जी। सेशन थोड़ा लेंथी था बट पूरा चैप्टर एक वीडियो में एक जगह आपको मिल गया है, अब भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि इसके नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पूरा PDF एज इट इज इसका मैं आपको प्रोवाइड कर देने वाली हूँ। देखो बुक में बहुत सारी चीजें डिटेल में बहुत लेंथी लिखे, 10-10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बट व्हाट अबाउट जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कैसा भी एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हो। अगले सेशन में हम इसके आगे के पार्ट को समझने वाले हैं, मतलब अगले चैप्टर पे मूव करेंगे जिसमें डेटा टाइप समझेंगे, लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बची हुई है, मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में डियर स्टूडेंट्स। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।